वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हम जैसे ही एनीलिड्स को शुरू किए उसके बाद फोन ऑफ हो जाने के कारण क्या हुआ, मैं ये पढ़ा रहा था और फोन ऑफ हो गया, जिसके कारण हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर नहीं किया। आज हम लोग एनीलिड्स के बारे में देखेंगे। एनीलिड्स यानी कि यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। तो क्या इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलेगा? इनके बारे में जो डिटेल चैप्टर है उसके लिए आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में सभी फाइलम्स को एक एक करके, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स को आप किस में पढ़ेंगे, उसके लिए एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। उसी प्रकार से प्लांट किंगडम एक चैप्टर है। तो इन अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्योंकि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी फाइलम्स हैं उनमें मेनली किस तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं कि वे ब्रीदिंग करते हैं, वे ऑर्गन किस तरह के होते हैं और उनसे ब्रीदिंग कैसे होती है। हमने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केहेलमिंथीज तक देख लिया था। इनमें नॉर्मली बॉडी सरफेस, मेनली बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या होती थी, ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज करके अंदर चला जाता था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है किसके बाद, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद जो बनी हुई है वो बाहर चली जाती थी, डायरेक्टली डिफ्यूज फ्रॉम बॉडी सरफेस टू इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर चली जाती थी। अब हम देख रहे हैं एनीलिड्स के बारे में। एनीलिड्स में यहाँ पे मेनली दो ऑर्गेनिज्म है जिनका बात किया जा रहा है, नेरिस एंड अर्थवर्म। नेरिस एंड अर्थवर्म, ये जो नेरिस होता है, नेरिस के बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, पैरा का मतलब बगल में, पैरा यानी कि बगल में, और पोडिया यानी कि पैर, फुट। पोडिया यानी कि क्या होता है, पोडिया का मतलब होता है फुट, फुट फुट यानी कि पैर। बहुत सारे पैर निकले होते हैं जिसकी सहायता से नेरिस चलता है। तो हम पैर के बारे में थोड़ी पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि इनमें कैसे ब्रीदिंग होगी। तो ब्रीदिंग के लिए ये जो पैरापोडिया है, इन्हीं के ऊपर मान लीजिए ये हमने इस पैरापोडिया को जूम किया, इस पैरापोडिया को जूम किया और जूम करके हम देख रहे हैं इसी पैरापोडिया के ऊपर पतले पतले गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स। और इसी गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन का इंटेक करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देगी। यानी कि नेरिस में पैरापोडिया के थ्रू ब्रीदिंग होता है। नेरिस में पैरापोडिया के थ्रू ब्रीदिंग होता है। नेरिस एक एक्वेटिक एनिमल है। नेरिस कैसा एनिमल है? एक्वेटिक। वहीं पे अगर हम एनीलिड्स में बात करें अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। टेरेस्ट्रियल की जमीन पे पाया जाने वाला, मिट्टी में जमीन पे पाया जाने वाला एक प्राणी है। तो ये अर्थवर्म है। अच्छा, हम एक और बात जानते हैं कि अर्थवर्म जो होता है उसका जो बॉडी होता है वो बॉडी सेगमेंटेड होता है, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे खंड या धारियां हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है, क्यूटिन की लेयर। किसकी लेयर पाई जाती है? क्यूटिन की लेयर पाई जाती है। और इसी क्यूटेनियस लेयर के थ्रू, इसी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इसके नीचे ब्लड वेसल, ये स्किन है, स्किन के ऊपर क्यूटिन की पतली लेयर पाई जाती है, और स्किन के ठीक नीचे पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। स्किन के ठीक नीचे पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके थ्रू डिफ्यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू डिफ्यूज करके बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें डिफ्यूजन के थ्रू, इसमें बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है? ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग कैसे हो रही है? ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी सरफेस से जो स्किन के ठीक नीचे ब्लड वेसल्स, एकदम फाइन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनमें डिसॉल्व कर जाती है, और उन ब्लड वेसल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो बाहर चला जाता है। चलिए समझ गए होंगे कि आखिर अर्थवर्म में कैसे होता है। और मैं आपको, मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें भी आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे हो रहा है। देखिए, ये अर्थवर्म का डायग्राम आप देख सकते होंगे। ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है, और उसके स्किन के ठीक नीचे पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो O2 है वो डायरेक्ट स्किन के थ्रू डिफ्यूज करेगी, और जो वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें चली जाएंगी, और CO2 भी उसी वेसल से निकलकर बाहर चला जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टली स्किन, और इसका बॉडी जो आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड बॉडी। यानी कि इसका बॉडी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होता है। और स्किन के नीचे आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं, स्किन के नीचे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं।
इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, इसमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो आपने अर्थवर्म में समझ लिया होगा, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं। अब हम देख रहे हैं आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स मुझे एक सेकंड लेने दीजिए कि ये जो फोकस है, ये फोकस गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने लैपटॉप लाया होगा, हो सकता है फोकस गड़बड़ हो गया हो, इसलिए मुझे देख लेने दीजिए फोकस। चलिए ठीक हो गया है। हो सकता है आपको एनिलीड के बारे में मैंने जो भी दिखाया उसके बाद आपको कुछ दिखा नहीं हो, यही दिक्कत है फोन में। थोड़ा सा भी कुछ फोकस के बारे में चेंज कीजिए, ये ब्लर कर देता है। आर्थ्रोपोड्स, अच्छा आर्थ्रोपोड्स में आप देखेंगे कि इसमें जो एनिमल्स हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोड जो है वो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम। इसमें बहुत सारे, अकेले इसमें आधा से ज्यादा जीव तो इसमें ही पाए जाते हैं। तो इसमें एक्वेटिक भी होंगे और कैसे टेरेस्ट्रियल भी होंगे। एक्वेटिक भी एनिमल्स में होंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होंगे। एक्वेटिक में अलग तरीका से क्या होगा, एक्वेटिक में अलग तरीके से ब्रीदिंग होगी एंड टेरेस्ट्रियल में अलग तरीके से। तो यहां पे है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक्वेटिक का मतलब क्या होता है। एक्वेटिक माने कि ऐसे एनिमल्स जो, एक्वा मतलब होता है पानी, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। और यहां पे है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक में आप देखेंगे, एक्वेटिक में दो तरीके से ब्रीदिंग होती है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके एक्वेटिक एनिमल्स में दो तरीके से ब्रीदिंग होती है। एक तो नॉर्मल गिल्स, इनको नॉर्मल लिखने के बजाय लिखिए सिर्फ गिल्स, गिल्स, इसमें गिल्स में। और एक होती है बुक गिल्स, बुक गिल्स। ये जो गिल्स होती हैं एकदम फाइन, फाइन एंड थिन होती हैं, फाइन एंड थिन, पतली पतली गिल्स होती हैं। ये पतली पतली गिल्स होती हैं, पतली पतली, एकदम पतली पतली गिल्स पाई जाती हैं इनमें, पतली पतली गिल्स। इसी के थ्रू, इसी के थ्रू, इसी के थ्रू इनमें क्या होता है, इसी के थ्रू ये गिल्स हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म में है, ऑक्सीजन का, अच्छा ये जो एनिमल है वो पानी में है, और हम जानते हैं कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस हम चाहे तो घोल सकते हैं। नेचुरली जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुला हुआ होता है, जिसके कारण जीव सांस लेते हैं। ऑक्सीजन में पानी घुला हुआ होता है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। इसके पास गिल्स है, और गिल्स में हम जानते हैं कि गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आपने मछली को देखा होगा कि मछली की जो गिल्स होती हैं वो एकदम रेड या पिंक कलर की दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत अत्यधिक ब्लड वेसल्स होता है। तो ऑक्सीजन इसी गिल्स के थ्रू अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं गिल्स के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत पतली पतली गिल्स पाई जाती हैं। ये देखिए बहुत पतली पतली गिल्स, बहुत पतली पतली, फाइन एंड थिन होती हैं। लेकिन बुक गिल्स इनसे अलग होते हैं। बुक गिल्स कैसे होते हैं? बुक गिल्स जो होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे, और एक दूसरे के ऊपर स्टैक की तरह, बुक्स की तरह जमे हुए रहते हैं। इसीलिए इनको बुक गिल्स कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बुक गिल्स, मोटे होने के कारण, और कोई कारण नहीं है। ये भी गिल्स हैं, ये भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में वैसे ही मदद करेंगे, लेकिन ये पतले होते हैं और ये मोटे होते हैं। बुक गिल्स, गिल्स एंड बुक गिल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक तो होते हैं बुक लंग्स। अच्छा एक और बात यहां पे आप ध्यान से देखते चलिए। एक्वेटिक एनिमल में हम वैसे भी जानते हैं कि एक्वेटिक एनिमल में गिल्स नहीं आएंगे। बुक गिल्स और गिल्स ये दो अलग टाइप के हो गए।
गिल्स के अंदर एक्वेटिक एनिमल वैसे भी गिल्स से ही सांस लेते हैं, हम जानते हैं। एक्वेटिक एनिमल गिल्स, एक्वेटिक एनिमल गिल्स, और गिल्स दो प्रकार की हो गई यहाँ पे, नॉर्मल गिल्स एंड बुक गिल्स, हटा दीजिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो भी लैंड पे पाए जाने वाले एनिमल है, यानी कि जो भी भूमि पर पाए जाने वाले एनिमल है, जीव जंतु जो भी हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें लंग्स पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है, लंग्स। जैसे हमारे भीतर लंग्स है, तो हमारे भीतर नॉर्मल लंग्स है, लेकिन इनके अंदर पाई जाती है बुक लंग्स। बुक लंग्स कैसी होती है, मैं उनका स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। बुक लंग्स, यहाँ पे बुक शब्द के आने का यही मतलब है कि ये जो मोटी मोटी एकदम मोटी मोटी स्टैक पाई जाती हैं गिल्स की, देखिए यहाँ पे कितनी पतली पतली हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अत्यधिक मोटी मोटी पाई जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रहती हैं, इसीलिए इनको बुक गिल्स बोलते हैं। ये जो बुक लंग्स होती हैं, मान लीजिए ये लंग है, ये एक लंग है, ठीक है, और हमारे लंग में बहुत छोटे छोटे एकदम फाइन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, लेकिन इनमें देखिए, इनमें जो लंग्स के जो लैमिला हैं अंदर के, जिनके थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी, वो बहुत मोटे मोटे पाए जाते हैं। देखिए ये बहुत मोटे मोटे हैं, और यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा, यहाँ पे भरा हुआ होगा बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा, बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा, बॉडी फ्लूइड। ये है बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। ऑक्सीजन यहां से अंदर जाएगी, O2 अंदर जाएगी, और CO2 इसी के थ्रू बाहर आ जाएगी, CO2। अच्छा, ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाएगी, ऑक्सीजन इसी बॉडी फ्लूइड में डिफ्यूज कर जाएगी, और बॉडी फ्लूइड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहाँ पे चला आएगा, और उसी से होते हुए ये बाहर चला जाएगा। ये बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बुक लंग। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बुक लंग। अच्छा, ये किन जानवरों में पाया जाता है, ये किन एनिमल्स में पाया जाता है, स्कॉर्पियन। ये किस में पाया जाता है, ये स्कॉर्पियन में पाया जाता है। अब देखिए यहां पे होती हैं ट्रैकिड्स, ट्रैकिया। क्या होते हैं, ट्रैकिया। क्या होते हैं, ट्रैकिया। लेकिन इनमें जो ट्रैकिया होते हैं वो पूरे बॉडी में ही ट्रैकिया पाए जाते हैं, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में ही ट्रैकिया पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ही पाए जाते हैं, पूरे बॉडी में ही। अब ये ट्रैकिया जो है एकदम पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, बहुत पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, बहुत पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ये भी बहुत पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ये भी एंड ये भी। और ये जो भी एनिमल है, ये जो भी एनिमल है, ये जो भी एनिमल है, ऐसे उसके बॉडी में पूरे थ्रू आउट द बॉडी ट्रैकिया पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इन ट्रैकिड्स के थ्रू, इन ट्रैकिया के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स तक जाती है। मान लीजिए ये टिश्यू है, क्या यहां तक दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, अभी तक तो दिख रहा है। मान लीजिए ये टिश्यू है, मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगी टिश्यू में, ऑक्सीजन अंदर चली गई। आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, ऑक्सीजन अंदर आ रही है इस ट्रैकिया, ट्रैकिया कहने का मतलब वेसल, ट्रैकिया यानी कि डायरेक्ट पाइप, पाइप के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है, पाइप के थ्रू, डायरेक्ट पाइप के थ्रू ही ऑक्सीजन जा रहा है। हमारे भीतर क्या होता है, हम श्वास लेते हैं, एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, पढ़ाऊंगा। इस ट्रैकिया से होते हुए ये ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाती है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग में चली जाती है। वहां पे जाने के बाद ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, और अंतिम में जाकर ये एल्वियोलाई बनाती हैं। एल्वियोलाई से ब्लड चला जाता है, सॉरी ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड के पास, यानी कि अब ब्लड ढोएगा, उस ऑक्सीजन को कौन ढोएगा, ब्लड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन को ले जाना है, वहां पे पाइप से भेज रहे हैं आप। किससे भेज रहे हैं, पाइप से भेज रहे हैं। तो इन ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन चला गया टिश्यू के पास, ये क्या है, टिश्यूज हैं, और टिश्यूज में जो CO2 बने हुए हैं वो डायरेक्ट डिफ्यूज करके CO2 ऐसे ही इस तरह से बॉडी सरफेस, अच्छा ये जो भी है ये यहाँ पे ऐसे खुलता है, ठीक है, और ये CO2 गया और यहां से निकल गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें कैसे हो रहा है। ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है कॉकरोच,
कॉकरोच। कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है। आप इसको लिख लीजिए, एकदम अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, एक एक चीज समझ में आए। एकदम डायग्राम बना के लिख लीजिए। हाँ, इसका लिखा दे रहा हूं। इसमें इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइडर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक सेकेंड। किंग क्रैब, इसका एग्जाम्पल होगा किंग क्रैब। और स्कॉर्पियन बुक लंग्स में स्पाइडर। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में बुक लंग्स, और किंग क्रैब में बुक गिल्स पाई जाती हैं, बुक गिल्स पाई जाती हैं। ये एक्वेटिक एनिमल है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं। क्या मैं आपको बुक लंग्स का फोटो दिखा दूं? बुक लंग्स, एक सेकंड रुक जाइए। बुक लंग्स, बुक लंग्स स्कॉर्पियन इमेज। वन सेकेंड। छोड़िए इसको, अभी हो गया। दिक्कत ये हो रहा है ना कि जो फोकस है, मोबाइल का जो फोकस है वो गड़बड़ हो जा रहा है। दिखाने के कारण मोबाइल का फोकस ही गड़बड़ हो जा रहा है। हमने आर्थ्रोपोड्स के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे मोलस्का के बारे में। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एकदम बहुत सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है, और इसी के कारण इनके बॉडी के ऊपर एक मेंटल एक कवर होता है, ताकि ये अपना प्रोटेक्शन कर सकें। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आगे इधर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे पाया जाता है इनका क्या, यहाँ पे पाया जाता है इनकी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जिनके बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। आप चाहें तो इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मान लीजिए, ये एक मोलस्क का मैंने फोटो बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। इसके ऊपर कवरिंग होती है मेंटल की। मेंटल एक हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। ये मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी यानी कि खाली जगह। ये उसके विसरल ऑर्गन है, यानी कि अंदर के ऑर्गन है, उनके बारे में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो होता यह है कि इसके पोस्टीरियर साइड पे, ये है एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड, उसके पोस्टीरियर साइड पे फेदर लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फेदर यानी कि पंख लाइक।
हेल्प्स इन ब्रीदिंग, इसी से ये सांस लेते हैं। फेदर लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी से ये सांस लेते हैं। इसके पोस्टीरियर साइड पे एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी से ये सांस लेते हैं। कहां पे? ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल, और ये वेंट्रल। वेंट्रल मैं समझा दे रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल लेके। ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये हमारी वेंट्रल सरफेस है। ये जो मुंह, आंख, नाक, कान, ये जो हम देख पा रहे हैं किसी आदमी को सामने से, तो ये वेंट्रल सरफेस है। पीठ वाला साइड, जो पीठ आपको दिख रहा है, ये है डॉर्सल साइड। सिर वाला साइड सुपीरियर, या इसको बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं एंटीरियर बोल सकते हैं। सुपीरियर भी बोल सकते हैं, एंटीरियर भी। आपको उतना डिटेल में जाना है, आप इसको एंटीरियर बोल सकते हैं। और पैर या आप कॉर्डल साइड को इंफीरियर या पोस्टीरियर बोल सकते हैं। यानी कि पूंछ वाला, पीठ वाला, जो पीठ के जो नीचे पूंछ वाला साइड है, आप उसको पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ होंगे। नॉर्मल रखिए, उसमें ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। आप इतना ही समझिए, मुख वाला साइड एंटीरियर, और पीछे वाला साइड जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं उसको हम पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। पीठ वाले साइड को डॉर्सल बोलते हैं, और पेट वाले साइड को वेंट्रल बोलते हैं। पीठ वाला डॉर्सल, पेट वाला वेंट्रल। तो इनके पोस्टीरियर साइड पे एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी से ये क्या करते हैं? इसी से ये ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाना बाहर आना, इसी से ये करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ये फेदर लाइक गिल्स हैं, ये फेदर लाइक गिल्स, ये गिल्स ही हैं। अच्छा, मोलस्का कैसे होते हैं? मोलस्का भी एक्वेटिक ही होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एक्वेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें गिल्स आएंगी। और ये जो मेंटल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है जो हार्ड होती है। मेनली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, दूसरा कुछ भी होता है, लेकिन मेनली ये किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ में आ गया? इसमें कहां पाया जाता है? पोस्टीरियर साइड पे फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, जो किसमें मदद करते हैं? जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में मदद करते हैं। ब्रीदिंग यानी कहने का मतलब क्या है? सांस लेने और छोड़ने में, ऑक्सीजन लेने और छोड़ने में मदद करते हैं ब्रीदिंग में। मिटाऊं? मिटाऊं? आप ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया है कि रेस्पिरेशन एक बड़ा टर्म है। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, सिर्फ इतना ही मतलब ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना और छोड़ना, बस बात करना। रेस्पिरेशन इज अ वास्ट टर्म, ये बड़ा टर्म है। मिटा दूं? मोलस्क के बारे में हमने जान लिया। मोलस्क के बाद कौन सा फाइलम है? मोलस्क के बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। फोकस बदलना नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, इकाइनोडर्म्स में यहाँ पे मेनली हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं, एग्जांपल के साथ जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वो है एस्टेरियस का। एस्टेरियस, एस्टेरियस को हम कॉमनली स्टार फिश भी बोलते हैं। स्टार फिश, तारा मछली, इसको क्या बोलते हैं? अरे बन जा भाई, तारा मछली कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से, ये एंड ये, ठीक है, ये है स्टारफिश। ये क्या है? स्टारफिश। इसमें रेडियल कैनाल होती है। मैं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ नहीं मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये रेडियल कैनाल है, ठीक है। इसके थ्रू पानी अंदर आता है, इसके थ्रू क्या क्या होता है, पानी अंदर की ओर आता है, इसके थ्रू पानी अंदर आता है। इसके थ्रू पानी अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए इसके थ्रू ये जो होते हैं ये भी एक्वेटिक होते हैं, इकाइनोडर्म्स भी एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक। इकाइनोडर्म्स भी कैसे होते हैं, एक्वेटिक। मेराइन भी होते हैं, मेराइन एक्वेटिक ही है, मेराइन। अब देखिए इसके बाहर क्या होगा, पानी होगा, एक्वेटिक है यानी कि इसके बाहर क्या होगा, पानी। और पानी में क्या घुला होता है, ऑक्सीजन। ये जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ इस रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। ये जो आपको दिख रहा है रेडियल कैनाल, ये क्या है, रेडियल कैनाल। और ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल यानी कि बीच वाला कैनाल, सेंट्रल कैनाल। होता यह है पानी के साथ ऑक्सीजन अंदर आती है रेडियल कैनाल के थ्रू। किस कैनाल के थ्रू, रेडियल कैनाल के थ्रू अंदर आती है और सेंट्रल कैनाल में चली जाती है। किस में चली जाती है, सेंट्रल कैनाल। और बॉडी की और जगह भी चले जाते हैं। रेडियल कैनाल से एसोसिएटेड इनमें ट्यूब फिट होते हैं, इनमें ट्यूब छोटे छोटे इस प्रकार से इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फिट। इनको बोलते हैं ट्यूब फिट, ट्यूब फिट, ट्यूब फिट। अब देखिए ये जब वाटर आएंगे तो वाटर इसके भी अंदर जाएंगे और यहीं पे ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरी बात, ये जो ट्यूब फिट होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर पानी चला गया, जब ये पानी को बाहर निकालेंगे, जब यानी कि इस ट्यूब फिट से पानी बाहर निकलेगा यानी कि इनमें सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा यानी कि ये किसी सरफेस को अटैच कर लेंगे। और पीछे वाले इसमें एक ही ट्यूब फिट, यहाँ पे भी ट्यूब फिट होगा, सभी जगह यहाँ सभी जगह ट्यूब फिट होंगे। इसमें ट्यूब फिट, इसमें ट्यूब फिट, इसमें ट्यूब फिट, इसमें ट्यूब फिट। मान लीजिए इस स्टार फिश को इधर की ओर मूव करना है, इधर की ओर मूव करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या करेगा, इसके जो जितने भी ट्यूब फिट है उनमें से पानी बाहर निकालेगा, यानी कि उसमें खाली हो गया, सक्शन क्रिएट हुआ और वो किसी चीज से चिपक जाएगा। सक्शन क्रिएट होगा, किसी चीज से चिपक जाएगा। और इसमें जितने भी ट्यूब फिट है उस समय के लिए पानी होगा। और जब जब चिपकने के बाद जब इसमें से पानी निकलेगा तब ये आगे की ओर मूव कर जाएगा, जिधर इसको मूव करना है उधर ये मूव कर जाएगा। यानी कि ट्यूब फिट किन किन चीजों में हेल्प कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग हेल्प्स इन, यहां पे लिख लीजिए, हेल्प्स इन ब्रीदिंग, लोकोमोशन, अटैचमेंट में भी मदद कर रहे हैं। अटैचमेंट यानी कि किसी चीज से चिपकने में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से स्टेरियस या स्टारफिश में एकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ब्रीदिंग परफॉर्म्ड, ब्रीदिंग occurs through water vascular system, they also can breathe directly by डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू भी ये डायरेक्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू भी ये डायरेक्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू भी ये डायरेक्ट ब्रीदिंग, यानी कि डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन यानी कि जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन चली जाएगी और ब्रीदिंग। अभी कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अभी। मान लीजिए ये एक वेसल है, मान लीजिए ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ये 9th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा 9th में भी है और 11th में आप पढ़ रहे हैं तो 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बायो में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह पढ़ेंगे। और हो सकता है थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ लें, गैसेज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई गैस ज्यादा है और यहाँ पे कम है तो ये डायरेक्टली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगी, डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी।
गैस पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाएंगी। अगर एक तरफ उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता यानी कि उनका गाढ़ापन अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो अपने अधिक गाढ़ापन वाले भाग से कम गाढ़ापन वाले भाग की ओर डिफ्यूज कर जाएंगी, और ये कोशिका झिल्ली है। उसी प्रकार से इसमें भी तो कोशिका झिल्ली होगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक एनिमल है, इसमें सेल्स की बनी होंगी, और एनिमल्स के पास सेल्स हैं, उनमें कोशिका झिल्ली होंगी। कोशिका झिल्ली की एक तरफ से दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन बाहर है तो अंदर चले जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, ज्यादा सांद्रता से है, ज्यादा गाढ़ा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ भेज दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। तो आप ये छोटी छोटी चीजें समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बताने का उतना कोशिश भी नहीं करता हूं कि इन छोटी छोटी चीजों को आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इकाइनोडर्म्स के बारे में हमने देख लिया, इकाइनोडर्म्स के बारे में हमने देख लिया कि इकाइनोडर्म से जल्दी से आप इसका क्या बना लीजिए, बना लिए होंगे, इसका डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब हम देखेंगे किसके बारे में, हेमिकोर्डेटा के बारे में। मिटाऊं ना, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, हम एक एक फाइलम को एकदम अच्छे से समझ रहे हैं कि उस फाइलम में जो उस फाइलम का जो सबसे सुप्रसिद्ध एग्जाम्पल है उसको लेते हुए, सुप्रसिद्ध यानी कि जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, उन सभी एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हेमिकॉर्डेट्स, असल में ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स के बीच की लिंकेज होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं इनमें कुछ फीचर्स नॉन कॉर्डेट और कुछ फीचर कॉर्डेट्स के पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, हेमिकॉर्डेट। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। ग्लोसस का मतलब होता है टंग, इसको हम लोग टंग वर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉमन भाषा में टंग वर्म यानी कि जीभ का कीड़ा, ऐसा कुछ इसका हिंदी होता है। ठीक है, बेलेनोग्लोसस, ग्लोसस यानी कि टंग, टंग वर्म यानी कि ये जीभ जैसा दिखता है, इसीलिए इसको टंग वर्म भी बोलते हैं। जीभ में होता नहीं है, जीभ जैसा दिखता है। मुझे ये जीभ जैसा कभी नहीं दिखा है, क्योंकि हो सकता है मैंने रियल लाइफ में तो इसको देखा नहीं है। ये है बेलेनोग्लोसस टंग वर्म। इसमें डॉर्सल साइड पे डॉर्सली प्रेजेंट गिल्स, डॉर्सली गिल्स आर प्रेजेंट, यानी कि इनमें भी गिल्स पाई जाती हैं। हेमिकॉर्डेट्स भी क्या होते हैं, ये होते हैं मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी कि सिर्फ ये किसमें पाए जाते हैं, मेराइन वाटर, यानी कि सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री वाटर, समुद्र। एक्सक्लूसिवली मेराइन यानी कि सिर्फ और सिर्फ समुद्री वाटर में ही पाए जाते हैं। और डोर्सल साइड पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं। डोर्सल साइड यानी कि पीछे वाले साइड पे गिल्स होती हैं, और इसी गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर, अच्छा ये क्योंकि टंग की तरफ दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट इनका टंग की तरफ दिखता है, इसी के कारण इसको टंग वर्म भी बोलते हैं या बेलेनोग्लोसस बोलते हैं। बेलेनोग्लोसस और हाइपोग्लोसस, इसमें दो एग्जांपल हैं, मेन एग्जांपल यही है बेलेनोग्लोसस। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में कैसे, हेमिकॉर्डेट्स में जो ब्रीदिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो गिल्स के थ्रू हो रही है। वो मेनली किसके थ्रू हो रही है, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू हो रही है, गिल्स के थ्रू। कहां हो रही है, गिल्स के थ्रू।
अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेट्स, मिटा दूं, मिटाऊं? कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को 5 सब क्लासेस में बांटा गया है। क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस हैं? पाइसेस, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एंड एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है। पाइसेस यानी कि फिशेस, पाइसेस यानी कि फिश, पाइसेस यानी कि फिश, फिश नहीं, फिश, फिश यानी कि मछलियां, फिश यानी कि मछलियां। तो मछलियों में क्या पाया जाता है? हम जानते हैं वैसे भी मछली में क्या पाया जाता है? मछली में पाया जाता है गिल्स, यानी कि पाइसेस में जो भी एनिमल्स हैं मछलियों में, वो सभी के सभी किसके थ्रू सांस लेंगी? थ्रू, थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पाइसेस यानी कि फिश, और फिश किसके थ्रू सांस लेती है? ये सांस लेती है गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू सांस लेती है? गिल्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, ये लेते हैं सांस लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में कुछ और तरीके भी हैं जो सांस जिसके थ्रू ये सांस लेता है। सबसे पहले ये तो डायरेक्ट स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू सांस लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद ये बक्कल कैविटी से भी सांस ले सकता है। बक्कल कैविटी से भी सांस ले सकता है। अब अगर ऐसे कीजिएगा, जो आपको कैविटी दिख रही है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के पीछे होता है फेरिंग्स। क्या होता है पीछे? फेरिंग्स। ये बक्को फेरेंजियल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी और थोड़ा सा भाग फेरिंग्स का भी, बक्को फेरेंजियल कैविटी से भी सांस लेता है। बक्को फेरेंजियल कैविटी, कैविटी यानी कि खाली जगह। लंग्स के थ्रू, बक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू, स्किन के थ्रू, इन सभी जगहों से ये सांस ले सकता है। जब ये जमीन पे रहेगा तब ये किससे सांस लेगा? लंग्स से। जब ये जमीन पे रहेगा तब ये किससे सांस लेगा? लंग्स से। और जब ये वाटर में रहेगा तो या तो स्किन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूजन कराएगा, या बक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूजन कराएगा। हमने एकदम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इनमें जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग होता है वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इसमें कोई खास ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लोग डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। उसके बाद जब हम लोग प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा में आए हैं, एनिलिडा में दो एग्जाम्पल थे, नेरिस एंड अर्थवर्म। नेरिस पैरापोडिया के थ्रू करता था, पैरापोडिया में एकदम उसके छोटे छोटे क्या पाए जाते थे? गिल्स पाई जाती थी उसके पैरापोडिया में ही, जिसके थ्रू वो सांस लेता था। अर्थवर्म में कैसे? अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता था, डायरेक्ट उसके स्किन के थ्रू डिफ्यूज करके, और अंदर में ब्लड वेसल्स जो पाई जाते हैं उसके स्किन के एकदम ठीक नीचे जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें चला जाता है। एनिलिडा के बाद हमने किसमें देखा? एनिलिडा के बाद हमने किसमें देखा था? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स में कुछ टेरेस्ट्रियल थे और कुछ एक्वेटिक थे। जो टेरेस्ट्रियल थे उसमें कौन से थे? बुक लंग्स एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि ट्रैकिड्स के थ्रू। बुक लंग्स का जो एग्जांपल है, बुक लंग्स में कौन कौन से थे? बुक लंग्स में थे स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, और ट्रैकिया में कौन था? कॉकरोच था। अगर हम एक्वेटिक का बात करें, अगर हम आर्थ्रोपोड्स में एक्वेटिक का बात करें, तो एक्वेटिक में कितने गिल्स और बुक गिल्स? गिल्स नॉर्मल जो गिल्स होती हैं वो होते हैं, और बुक गिल्स में कौन आते थे? किंग क्रैब।
बुक यानी कि मोटे मोटे गिल्स पाए जाते हैं, मोटे मोटे गिल्स पाए जाते हैं। आप उसको ऑनलाइन सर्च करके देख भी सकते हैं। जैसे मैं ही दिखाने जा रहा हूं लैपटॉप पे, उसका जो डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, वैसे ही जो मोबाइल का फोकस वहीं बिगड़ जा रहा है। तो इसमें फोकस बिगड़ जाने के बाद फिर उसको ठीक कीजिए, उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाने रहा हूं। उसके बाद हमने क्या देखा था, आर्थ्रोपोड के बाद मोलस्का देखा था। मोलस्का में मेंटल कैविटी पाई जाती थी, उसके अंदर ऑर्गन पाए जाते थे, और उसके पोस्टीरियर साइड पे, उसके पीछे वाले साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे एक फेदर लाइक गिल्स वाला स्ट्रक्चर पाया जाता था। उसी गिल्स के, उसी फेदर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वो क्या करता है, वो ब्रीदिंग करता है। मोलस्क के बाद हमने क्या देखा था, क्या, मोलस्क के बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट होते हैं और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू सांस लेता है। वाटर वेस्कुलर यानी कि रेडियल कैनाल से वाटर कहां जाता है, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल से ट्यूब फीट, ट्यूब फीट से पानी जब बाहर निकलती है, अच्छा ये जो ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट से जब पानी बाहर निकलती है उसी समय, और उसी समय क्या करता है, वहां से क्या न्यूट्रिएंट भी ले सकता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। ट्यूब फीट किस चीज में और मदद कर सकता है, ये किसी चीज को पकड़ने में, जुड़ने में। मान लीजिए मेरा इसमें ट्यूब फीट है और ट्यूब फीट यहाँ पे हम दबा दिए तो सारा पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया यानी कि हमारे हाथ में सक्शन बन गया, सक्शन बन गया यानी हम चिपक जाएंगे। यानी कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता था, लोकोमोशन प्रोवाइड करता था, एक जगह से दूसरी जगह चलने में भी मदद करता था, और किस चीज में, रेस्पिरेशन में भी मदद करता था इकाइनोडर्मेटा में। हेमिकोर्डेटा में बेलेनोग्लोसस डोर्सल साइड पर गिल्स पाए जाते हैं, उसी गिल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। उसके बाद कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में हम लोग आए हैं, देखे हमने पाइसेस, पाइसेस यानी कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। फिशेस में गिल्स पाई जाती हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं अभी मैं बता दे रहा हूँ, गिल्स में कैसे सांस लेते हैं इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ये सभी के सभी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। लेकिन एम्फीबिया में दो और तरह के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, ब्रीदिंग के तरीके पाए जाते हैं, स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। स्किन से कैसे, स्किन के नीचे क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, और ये जो स्किन है डायरेक्ट इसके थ्रू डिफ्यूज कर देगा ऑक्सीजन, डायरेक्ट स्किन के थ्रू डिफ्यूज करते हुए ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी। इस तरह से भी ये सांस ले सकता है, जैसे फ्रॉग, बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी कि मुख से, मुख गुहा वाला जो जगह है वहां से भी सांस ले सकता है। अब हम थोड़ा गिल्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिर गिल्स के थ्रू कैसे सांस लिया जाता है। ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू कैसे सांस लिया जाता है। आपके पास अगर अलग अलग पेन है तो अलग अलग कलर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास अभी एक ही कलर का मार्कर है, मैंने पहले भी बता रखा है। मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये है वेन, क्या ये वेन, और ये है आर्टरी, ये है क्या, आर्टरी, और ये गिल्स है। ये किसका हिस्सा है, ये किसी गिल्स का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा गिल्स में है। ये किसी मछली की गिल्स में है, ये किसी मछली की गिल्स में है। हम एकदम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम कैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एकदम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, एकदम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो होगा ये, क्या होगा बता रहा हूं, ये होगा इसमें, ये है वेन और ये है आर्टरी, और ये है पतली पतली कैपिलरीज। ये क्या है, पतली पतली कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए ये जो फिश है, ये जो फिश है, पानी इधर से बह रही है, पानी इधर से बह रही है, पानी इस डायरेक्शन में बह रही है, पानी इधर से बह रही है। और हम जानते हैं पानी में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। और
ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये डिजोल्व ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू इन कैपिलरीज में जाएगा, इन कैपिलरीज में जाएगा, इन कैपिलरीज में जाएगा। वेन्स में क्या होता है, वेन्स में CO2 होती है, वेन्स में क्या होती है, CO2, CO2 डिजोल्व होकर कहां चली जाएगी, बाहर, और ऑक्सीजन डिजोल्व होकर कहां चला जाएगा, अंदर, और ये चली जाएगी यहाँ पे, ये चली जाएगी यहाँ पे, ये चली जाएगी यहाँ पे, और ये क्या है, ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज में पहुंच जाएंगे। यानी कि जब मछलियां चलती हैं तो उनके वो उल्टे डायरेक्शन में चलती है। पानी अगर इधर इधर जा रहा है तो उधर से नहीं चलेंगी, इधर पानी जा रहा है तो ये उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्यों, उनको पानी से कोई नफरत है? नहीं, पानी से कोई नफरत नहीं है। अगर मछलियां, मान लीजिए पानी भी इधर से जा रही है, पानी जा रही है, पानी जा रही है, और मछलियां भी इधर से तैरना शुरू कर दे, देखिए ये है पानी, ये है वाटर का, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करे, इस डायरेक्शन में, इधर इधर की तरफ, और मछली भी इधर से चलना शुरू कर दे, तो उसको पानी को खींच के अपने मुंह में लाना होगा पड़ेगा। क्यों? अगर मुंह में पानी नहीं जाएगा तो उसके गिल्स के थ्रू जाएगा नहीं, उसको पानी को खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाटर का डायरेक्शन बदल दे और मछली इधर से चले तो वो सिर्फ अपना मुंह खुला रखेगी और पानी उसके मुंह के थ्रू अपने आप जाते रहेगा। पानी बह रहा है, अगर मछली वहां पे तैर नहीं भी रही है, अगर एक जगह रुकी हुई है, रुकी भी हुई है, तो पानी उसके माउथ से होकर गिल्स के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा, माउथ से होकर गिल्स के थ्रू पास करेगा। और वाटर में पहले से क्या है, वाटर में पहले से ऑक्सीजन है। ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और कहां चले जाएगा, ब्लड में। और जो पहले से CO2 इसमें मौजूद है वो CO2 बाहर चले जाएगी। यानी कि हमेशा मछलियां हमेशा पानी के उल्टी दिशा में इसीलिए तैरती है ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो सके। अगर मछली एक उसी दिशा में जाने लगे जिस दिशा में पानी बह रही है तो उसको वाटर को खींचना पड़ेगा, अपने मुंह में खींचना पड़ेगा, करके खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वैसा करेगी, अच्छा वैसा कब तक करते रहेगी, उसी में उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और वो तो मर जाएगी। इसीलिए वो हमेशा किसके डायरेक्शन में चलती है, वाटर जिस दिशा में जा रहा होता है उसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मछली जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि गिल्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है। इधर से वाटर जा रहा है, मछली इधर से जा रही है, और ये जो गिल्स हैं, गिल्स में CO2 पहले से भरा हुआ है, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और जिससे प्योर ब्लड, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन चला गया, और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों टर्म्स आएंगे, प्लीज अभी इसके लिए घबराइएगा मत कि ये क्या लिख दिया मैंने, आप इतना ही समझ लिया, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पहुंच गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके इन दोनों टर्म्स के लिए आप घबराइएगा ना, CO2 ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें से CO2 बाहर जाएगी, कहां जाएगी, पानी में जाएगी, पानी में, ठीक है। और पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो कहां चला जाएगा, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से होते हुए वेन्स में, सॉरी आर्टरीज में चला जाएगा, आर्टरीज से होते हुए, यहां से आर्टरीज से कहां जाएगा, आर्टरीज से जाएगा ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन से कहां जाएगा, टिश्यू के पास, टिश्यू से कहां जाएगा, सेल्स के पास, और फिर वहीं सेल्स से आएगा, सेल्स से कहां आ जाएगा, फिर से वेन में चला जाएगा, ठीक। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ब्रीदिंग कैसे, गिल्स के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होती है। तो आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि फिर लंग्स के थ्रू भी तो बताइए, आपने गिल्स के थ्रू तो बता दिया, लंग्स के थ्रू कब बताइएगा। ये पूरा चैप्टर ही लंग्स पे आधारित है, इसीलिए इसको एक लेक्चर में या एक टॉपिक में हम खत्म नहीं करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें हमको लंग्स के बारे में ही पढ़ना है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट कि हम लोग लंग्स के बारे में कब पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। आपने नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने 2 लेक्चर्स में हमने पूरे के पूरे किन किन एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, पूरे एकदम अच्छे से डायग्राम बना कर समझ लिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्शियल प्रेशर हम शुरू कर दें, लेकिन पार्शियल प्रेशर को हम लोग ठीक अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक अगले लेक्चर में पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे कैसे इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है और हमारे लंग्स में जो प्रेशर है वो कैसे हमारे ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। हम अगर पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है तो क्या होगा, हम लोग इनहेल करेंगे, इनहेल यानी कि सांस लेंगे, और अगर अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग एक्सेल करेंगे,
एक्सेल यानी कि सांस छोड़ेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। कैसे हम देखेंगे कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है, और जैसे ही हम किसी हायर लेवल पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो उस समय हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जैसे गुफाओं में, कोई बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है, देवी देवता के स्थान है जो गुफाओं के अंदर है, तो उसमें जाते समय हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? उस समय क्या होता है, ऐसा क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घट जाता है। तो पार्शियल प्रेशर का और जितने भी प्रेशर है वो हम लोग कल कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा वातावरण है, वो हमारे ऊपर कितना दबाव बना के रखा हुआ है, और उस दबाव के कारण हमारे सांस लेने पर क्या असर पड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कल देखेंगे, कल यानी कि अगले लेक्चर में। ठीक है, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ठीक है।